अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में हम यूरिया की और पोटेशियम आयंस की जो रेगुलेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता रहा है कि इसका रेट ऑफ फार्मेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो यूरिया का है, रेट ऑफ फार्मेशन इसका है 25 से 30 ग्राम पर डे और इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 26 mg पर 100 ml। अब इसकी जो रेगुलेशन होती है यूरिया की, वो दो मैकेनिज्म के ज़रिए होती है। एक प्लाज्मा यूरिया कंसंट्रेशन जिसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और एक जीएफआर के साथ जिसका उसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। कहता है यूरिया जो होती है वो कंसनट्रेटेड हो सकती है 50 फोल्ड तक जब हमारा कंसनट्रेटेड जो यूरिन है वो फॉर्म होता है रीसर्कुलेशन मैकेनिज्म के ज़रिए। इसमें होता है कि जो फर्स्ट जो वाटर होता है रीअब्जॉर्ब्ड होता है कलेक्टिंग डक्ट से एडीएच के इन्फ्लुएंस से। उसके बाद होगा यूँ कि हमारी जो यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ जाएगी। फिर होगा यूँ कि हमारा जो यूरिया होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए। उसके बाद वो एसिडिक पार्ट ऑफ थिन जो सेगमेंट होता है लूप ऑफ वेनल वहाँ चला जाएगा। उसके बाद वो पास करेगा लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के ज़रिए और कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, जहाँ वो यूरिया अगेन रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह ये पूरा सर्कुलेशन चलता जाएगा। ये एक मैकेनिज्म जिसके ज़रिए जो कंसनट्रेटेड जो यूरिन है वो फॉर्म होता है। उसके बाद एक पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। कहते हैं 60% जो पोटेशियम जो होती है वो रीअब्जॉर्ब होती है हमारी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, और 27% जो होती है वो थिक पोर्शन जो होता है असेंडली लूप ऑफ वेनल वहाँ वो रीअब्जॉर्ब होता है। पोटेशियम जो होती है वो सीक्रेट होती है हमारे लेस डिस्टल ट्यूब्यूल में, कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच के इन्फ्लुएंस के साथ जब वो सोडियम के साथ एक्सचेंज करती है। अच्छा, अब वो फैक्टर्स जो कि हमारे पोटेशियम की एक्सक्रिएशन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोर पोटेशियम कंसंट्रेशन। उसके बाद है एल्डोस्टेरॉन। उसके बाद है हमारा डिक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। उसके बाद है इंक्रीज डिस्टल ट्यूब्यूल फ्लोरेट जो कि अक्कर होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ, जिसमें हाई सोडियम अपटेक होता है और डायूरेटिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। अच्छा, ये एक मतलब कि नॉर्मल पोटेशियम इनटेक बताया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें पोटेशियम की बॉडी फ्लूइड में और पोटेशियम आउटपुट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की बात कर रहा है जो कि 4.2 MEQ पर लीटर है। ठीक है, और 59 MEQ है। इंटरसेलुलर में उसका 140 होता है और 20 × 28 लीटर होता है। ठीक है, जिसका वो नेट होता है 39 20 M इक्विवेलेंट। पोटेशियम इनटेक 100 M इक्विवेलेंट पर डे जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पोटेशियम का आउटपुट होता है जिसमें यूरिन जो होता है 92 मिली इक्विवेलेंट पर डे होता है और फीसिस जो होता है 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे होता है। इस तरह जो टोटली हमारा 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे पोटेशियम का आउटपुट आ जाता है। अच्छा, वो फैक्टर्स जो कि हमारे पोटेशियम की डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, अब सबसे पहले वो फैक्टर्स जो कि हमारे पोटेशियम को सेल्स में शिफ्ट करते हैं, उसमें हमारे इंसुलिन है, एल्डोस्टेरॉन है, बीटा एनर्जी स्टिमुलेशन है और एल्कलोसिस है। ठीक है, इसके अलावा वो फैक्टर जो कि हमारे पोटेशियम को आउट ऑफ द सेल शिफ्ट करते हैं, जिसमें हमारे इंसुलिन डिफिशिएंसी है, एल्डोस्टेरॉन डिफिशिएंसी है, जिसमें एल्डोस्टेरॉन डिफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ वाली बात आ गई, एल्डोस्टेरॉन डिफिशिएंसी की वजह से एडिसन डिजीज़ आ गई। इसके अलावा बीटा एजेंटिक ब्लॉकेट जो ऊपर जो कर लिए वो सेम हो गया, उधर एल्कलोसिस था तो इधर एसिडोसिस हो गया। इसके अलावा इसमें सेल लाइसिस हो गया, इंटरस्टेनस एक्सरसाइज हो गई और हमारी इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलिटी हो गई। अब है इफेक्ट ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म एंड एडिसन डिजीज़ कि उसका रोल क्या होता है पोटेशियम की कंसंट्रेशन में। सबसे पहले प्राइमरी जो एल्डोस्टेरोनिज्म है वो उसको इफेक्ट देते हैं। कहते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में हमारा जो एक्सेस जो एल्डोस्टेरॉन है वो सीक्रेट होता है जूना ग्लोमेरुलस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के ज़रिए, जो कि हमारे पोटेशियम की सीक्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, जिसमें एक्सक्रीशन उसकी पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया मतलब कि बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद पैरालिसिस हो जाएगी क्योंकि हमारे नर्व की ट्रांसमिशन में फेलियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ एडिसन डिजीज़। कहते हैं एडिसन डिजीज़ में हमारा जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन वो डिक्रीज़ हो जाती है
और फिर हमारा हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हमारा पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा, तो बॉडी में हमारा वो अक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन होती है। हाइपरकैलेमिया फिर क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट या फिब्रिलेशन काज करके पेशेंट की डेथ काज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम कंसंट्रेशन। कहता है कि जो हमारे कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ होती है। इसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सीक्रेट, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से फिर बाद में हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। किडनीज में, जीआईटी में उनका लेवल बढ़ जाएगा। फिर होगा यूँ कि फिर हमारा जो ईसीएफ में हमारा कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज टू नॉर्मल चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो फैक्टर जो कि हमारे रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन की को अल्टर करते हैं। अब कैल्शियम की एक्सक्रीशन कौन कौन डिक्रीज़ करता है, जिसमें हम पीटीएच हार्मोन है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम में, ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा फास्फेट, इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और विटामिन D3। अब वो फैक्टर जो कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, उसमें पीटीएच का लो हो जाना, उधर ज़्यादा था इधर कम हो जाना, उधर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा था इधर ज़्यादा हो जाएगा, उधर ब्लड प्रेशर कम हो रहा था इधर बढ़ जाएगा, उधर प्लाज्मा फास्फेट हमारा बढ़ रहा था तो इधर कम हो जाएगा, उधर मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी और इधर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा रेगुलेशन ऑफ ECF PO4 की कंडीशन, फास्फेट की कंसेशन। कहता है जब भी हमारे एक्सेसिव फ्लूइड में PO4 बढ़ जाता है तो फिर हमारा पीटीएच हार्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है पीटीएच हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो कि हमारे PO4 की रीअब्जॉर्प्शन बोन में बढ़ा देता है। इसके बाद होगा यूँ कि हमारी जो PO4 की जो ट्रांसपोर्ट जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमारा जो PO4 की जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एट लास्ट हम होगा यूँ कि हमारी जो ECF में जो प्लाज्मा फास्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज से नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स जो कि हमारे रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड आयंस। सबसे पहले बता रहा है कि वो फैक्टर जो कि हमारे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हाइड्रोजन की सिक्रेशन को और बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को। सबसे पहले वो फैक्टर जो कि हमारे हाइड्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और उसमें सबसे पहले PSO2 का लेवल का बढ़ जाना, हाइड्रोजन लेवल का बढ़ जाना, SCO3 का लेवल का कम हो जाना, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाना, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाना, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाना और हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन हो जाना। अब वो फैक्टर जो कि हमारे हाइड्रोजन की सिक्रेशन को और SCO3 की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, जिसमें POCO2 का लेवल का कम हो जाना, हाइड्रोजन का लेवल कम हो जाना, बाइकार्बोनेट SCO3 का लेवल बढ़ जाना, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल बढ़ जाना, एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम हो जाना, एंडोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना और हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन हो जाना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यूरिया और पोटेशियम आयंस की रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी और तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से मज़ीद वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।